निम्न प्रणाम शाह, राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार शब्दवाणी क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हो और अपने वीडियो पर लगातार काफी व्यूज भी आ रहे हैं। तो इसके लिए जितने भी हितैषी हैं उन सब का मैं शब्दवाणी क्लासेस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है और इसके साथ साथ में जो एनसीईआरटी की बुक्स से संबंधित क्लास है उन सबको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ में शेयर कर रहे हो और अपनी करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको विशेष रूप से पसंद किया जा रहा है। तो अगर आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहे तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं रहेंगे जब अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो राज्य स्तर पर एक विशेष पहचान बना चुकी होगी। क्योंकि जब आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो निश्चित ही अपन को सफलता मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा, ऐसे क्वेश्चन जो 101% आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। तो आज अपने तारीख है 15 जून। 15 जून के करंट अफेयर्स का अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो अपने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, हाल ही में जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उसने नागौर बीकानेर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 62, नागौर से बीकानेर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 62 नेशनल हाईवे के 4 लेन निर्माण कार्य हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो जो अपने नागौर और बीकानेर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 62, तो जो अपना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उसने कहा है कि इन दोनों के बीच में जो राजमार्ग है उसको 4 लेन के रूप में निर्माण किया जाएगा। जैसे कि अगर देखें ये अपना 2 लेन हाईवे होता है और जब इसके अंतर्गत 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाता है तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। बीच में यहां पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगा देते थे, फिर इधर भी 2 लेन, इधर भी 2 लेन, इस प्रकार का जो हाईवे होता है उसको 4 लेन कहा जाता है। तो नागौर और बीकानेर के बीच में इस प्रकार के हाईवे को इस प्रकार के हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा। तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? 1359.33 करोड़ या 1670.34 करोड़ या फिर 850 करोड़ या फिर 2237.74 करोड़। आप बताइए कि कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जो अपना नेशनल हाईवे है उससे संबंधित एक अगर विशेष चीज बताऊं कि नेशनल हाईवे की पहचान कैसे होती है, तो अपन जब भी चलते हैं तो अपन को अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के पत्थर लगे हुए दिखाई देते हैं कि फलानी दूरी इतने किलोमीटर है, फलानी दूरी इतने किलोमीटर है। तो जब वो नेशनल हाईवे के पास में कोई पत्थर लगाया जाता है ना, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, कौन सा भाग? उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमेशा पीले कलर का होता है। अगर आप किसी सड़क पर चल रहे हो और उसके ऊपर अगर इस प्रकार का पीला कलर लगाया हुआ आपको पत्थर दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो नेशनल हाईवे है। वो कौन सा है? नेशनल हाईवे है। तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई? तो उसके लिए 1359.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। याद रखना 1359.33 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लेना।
आगे चलते हैं। अगर देखें तो नेशनल हाईवे से जुड़ी कुछ खास बातें, कि जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो माइल स्टोन होता है, मतलब जो पत्थर लगा होता है, उसके ऊपरी हिस्से में पीले रंग की पट्टी होती है। किस रंग की होती है? पीले रंग की पट्टी होती है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल हाईवे का प्रबंधन, इनका निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार के अधीन जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और NHIDCL द्वारा किया जाता है। तो NHAI और NHIDCL द्वारा किया जाता है। अब अगर प्रश्न पूछे कि भारत में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं, तो आज के टाइम में भारत में कुल नेशनल हाईवे की संख्या है वो 599 है, मतलब 600 से एक कम है। अगर इनकी कुल लंबाई देखें तो इनकी कुल लंबाई है वो 1,44,000 किलोमीटर है। इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1,44,000 किलोमीटर है। अब इनका अगर आंकड़ा देखें तो अगर भारत के कुल सड़क तंत्र का जाल देखें और उसे 100% माने, तो उस 100% का जो नेशनल हाईवे है वो मात्र 2% ही है। कितने? मात्र 2% है। इसके बावजूद अगर यातायात के तहत देखें तो जो यातायात के तहत परिवहन किया जाता है उसके अंदर 40% हिस्से, जो परिवहन का हिस्सा है, वो नेशनल हाईवे के ऊपर किया जाता है। अपन देखते भी है जब अपन नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो उस पर कितने सारे ट्रक, कितनी सारी गाड़ियां चलती है, और जो छोटी मोटी लिंक्स रोड होती है उन पर बहुत कम चलती है। तो ये 2% है, लेकिन कुल यातायात का 40% इनके द्वारा वहन किया जाता है। आल इंडिया में अगर देखें तो नेशनल हाईवे की संख्या है वो 599 नेशनल हाईवे है। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे लंबा, और सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर बात करें सबसे भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे की, तो जो NH44 है, कौन सा? NH44, वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई है वो 4,112 किलोमीटर। तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है श्रीनगर, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ये कौन सा हाईवे है? ये अपना नेशनल हाईवे, ये अपना नेशनल हाईवे संख्या 44 है। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है वो 4,112 किलोमीटर है। याद रखना, सबसे लंबा नेशनल हाईवे उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी कुल लंबाई है वो 4,112 किलोमीटर है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH 548, NH 548 देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला अपना दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के साथ किस राज्य ने RRTS कॉरिडोर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विस्तार संबंधी लागत पर सहमति दी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने RRTS कॉरिडोर के विस्तार संबंधी, एक कॉरिडोर है RRTS, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, अगर अच्छी तरह से भारत के नक्शे के साथ मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ठीक बना होगा। तो अपना जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास में, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो वहां पर भीड़ ज्यादा होगी। अब अगर दिल्ली में भीड़ ज्यादा है तो उस भीड़ को कम करने के लिए आसपास के इलाकों में एक विशेष रेल सेवा चलाई जा रही है, और वो कॉरिडोर है, मतलब वहां पर बीच में सामने से कोई ना तो रेल आती है ना बात, वो क्या करता है जैसे कि एक रेल इधर चला दी, एक रेल इधर चला दी, एक रेल इधर चला दी। तो इस प्रकार की जो रेल सेवा है, जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उन्हें आरआरटीएस कहा जा रहा है। तो राजस्थान के साथ अब वो एक ऐसा कॉरिडोर जो ऐसे राज्य से होकर गुजरता है जो सीधा राजस्थान में आता है, तो उसने राजस्थान में विस्तार हेतु जो सहमति पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा राज्य है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य ने हाल ही में राजस्थान के साथ आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार संबंधी जो लागत है उस पर सहमति दी है। अगर इसके बारे में और पढ़े तो देखें कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक विशेष हाई स्पीड उच्च आवृत्ति वाली कंप्यूटर रेल सेवा है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शहरों के बीच तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो आसपास के शहर है उनको जोड़ने के लिए, उनके बीच में तीव्र कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसे आम बोलचाल की भाषा में नमो भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमो भारत। इसका निर्माण और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है, एनसीआरटी, एनसीआरटीएस, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और संचालन किया जाता है। अब कितने प्रकार के कॉरिडोर बना गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के कॉरिडोर बना दिए गए हैं। एक तो दिल्ली से मेरठ के बीच में, एक दिल्ली से पानीपत के बीच में, और एक अपने दिल्ली से अलवर के बीच में। 3 प्रकार के कॉरिडोर हैं। ये देखिए कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, और दिल्ली से अलवर के बीच का कॉरिडोर, और फिर दिल्ली से पानीपत के बीच का कॉरिडोर। तो कितने प्रकार के कॉरिडोर बना दिए गए हैं? 3 प्रकार के। तो जो अपना दिल्ली से अलवर के बीच का कॉरिडोर है, जो अलवर में बहरोड तक जाएगा, इसका अंतिम स्टेशन कहां पर होगा? बहरोड अलवर में होगा। और अगर पूछे कि इस कॉरिडोर के तहत राजस्थान में कितने स्टेशन बनाए जाएंगे, तो इस कॉरिडोर के तहत राजस्थान में 3 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये चीजें याद रखना, राजस्थान में 3 स्टेशन बनाए जाएंगे। कहां से कहां तक? दिल्ली से अलवर से होते हुए बहरोड तक जाएगा, और यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का एक हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखना, हाल ही में चर्चा में है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, लखपति दीदी, जो दीदी है ना, दीदी, वो लखपति होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने एक योजना चलाई है कि हम जो दीदी है उस दीदी को लखपति बनाएंगे। अब लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हाल ही में राज्य सरकार ने कहा कि भाई पहले जो भी राशि थी, माना कि पहले 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए से दीदी अच्छी तरह से लखपति नहीं हो रही। अब 1 लाख को लखपति तो कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यार 1 लाख में से तो खर्च हो जाती है, दीदी लखपति नहीं रहती, तो 1 लाख से राशि बढ़ाओ। तो अपने जो राज्य सरकार है उसने 1 लाख से बढ़ाकर राशि कितनी कर दी है, वो आपको जवाब देना है। 1 लाख तो मैंने आपको बता दिया थी, 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख, या 1.5 लाख, या 2 लाख। तो देखो 1,25,000 और बढ़ाए तो ज्यादा फायदा है नहीं, 1 से दुगनी 2 लाख कर दे, ऐसी कोई विशेष स्थिति है नहीं। तो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 1.5 लाख। अगर प्रश्न पूछे लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। क्या है लखपति दीदी योजना? तो लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको विभिन्न प्रकार का कौशल प्रदान किया जाता है। विभिन्न प्रकार का कौशल मतलब महिलाओं को सिलाई का कार्य, या जो अपने विभिन्न प्रकार की ड्रेसें होती है उनके ऊपर जो कसीदा किया जाता है उनका कार्य, या ऐसा काम जो वो घर पर बैठी कर सके, उनका कौशल प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? कौशल। उनको सिखाया जाता है वो काम, ताकि वो घर बैठकर अपनी आमदनी शुरू कर सके।
तो महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब जो महिलाएं होती है वो लगभग ग्रामीण अंचल की महिलाएं पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर रहती है, उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता। हालांकि वो घर में काम खूब करती है लेकिन उनकी आय का कोई दूसरा स्रोत है नहीं होता है। तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य क्या है? जो प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह है उसके सदस्य की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख सुनिश्चित करना, कि वार्षिक आय कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए। इसीलिए व्यक्तिगत ऋण है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। और अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो ऋण सुविधा लोन के तहत 5 लाख तक आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से घर में कोई छोटा मोटा व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो, उसके लिए मशीनें खरीदने चाहते हो, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये अपने है लखपति दीदी योजना। अगर आपके बड़ी भाई बहन है या आपके मम्मी है, कोई भी हो, उन तक ये पहुंचाने का काम करोगे आप। किस प्रकार की योजना संचालित है? जिसमें अपन घर बैठे कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसलिए सरकार 5 लाख तक का लोन फ्री देती है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 2500 करोड़ रुपए लागत वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। कैनाल मतलब नहर। 2500 करोड़ रुपए लागत वाली अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध किस अंचल या जिले से है? राजस्थान के किस जिले या किस अंचल में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की शुरुआत की गई? मारवाड़ अंचल, जोधपुर, मेवाड़ अंचल, उदयपुर, हाड़ौती अंचल, कोटा या वागड़ अंचल, बांसवाड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का संबंध है वो अपने किस क्षेत्र से है? वागड़ क्षेत्र से है। वागड़, जो बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, उससे संबंधित है अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। अगर प्रश्न पूछे कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना कितने करोड़ रुपए की है? तो 2500 करोड़ रुपए लागत की है। अगला देखें इसके बारे में। तो अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले वागड़ क्षेत्र में चल रही एक बेहद महत्वाकांक्षी और प्रमुख सिंचाई परियोजना। इसके तहत जो आसपास के गांव हैं उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के असिंचित और गैर कमांड क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। अब देखो, वैसे आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की जो एक प्रमुख नदी है माही नदी, वो बांसवाड़ा क्षेत्र से होते हुए फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए वापस गुजरात में चले जाती है। तो वहां पर पानी की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर नदी से ऐसे दूर के क्षेत्र जो असिंचित है, वह जहां पर सिंचाई की सुविधा है ही नहीं, तो वहां तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की शुरुआत की गई है। इसकी लागत कितनी है? 2500 करोड़ रुपए है। और यह बांसवाड़ा जिले की 6 तहसील बांसवाड़ा को बागीदोरा, आनंदपुरी, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ और जो गांगड़ तलाई है उसके 338 गांवों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से। अगला क्वेश्चन, अपना 5वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय भेषज संहिता आयोग ने भारतीय फार्माकोपिया आईपी, इंडियन फार्माकोपिया 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया? तो जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है उसने जो भारतीय फार्माकोपिया 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है वो कहां पर किया है? तो वैज्ञानिक सम्मेलन हरिद्वार में, कोलकाता में, कोटा में या वाराणसी में, कहां पर किया गया है? आप सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। भारतीय फार्माकोपिया 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, वो कहां किया गया है? आपके हरिद्वार में किया गया है। कहां पर किया गया? हरिद्वार में किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में अगर जानकारी देखें थोड़ी बहुत, तो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है भारतीय भेषज संहिता आयोग, आईपीसी। आईपीसी ने देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एडीपीआई और उत्तराखंड के संबंध फार्मास्यूटिकल विनिर्माण संघों के सहयोग से
हरिद्वार में भारतीय फार्माकोपिया आईपी 2026 फार्माकोपिया मानकों और गुणवत्ता अनुपालन के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना। अगर इसकी थीम पूछे कि जो भारतीय फार्माकोपिया 2026 है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है फार्माकोपिया मानकों और गुणवत्ता अनुपालन के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना विषय पर यह एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य आईपी 2026 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और फार्मास्यूटिकल विनिर्माण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अनुपालन को बढ़ावा देना था। याद रखना कहां पर आयोजित की गई? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP पहल किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत कई जो कारीगर है उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसके तहत जो दिव्यांगजन कारीगर है, मतलब जो किसी शरीर का उसका कोई अंग कुपोषण के कारण कमजोर है, वो दिव्यांग है, तो उन दिव्यांगजनों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक पहल है, वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई? लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, या श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं, जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है उनके द्वारा दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो भारत के विभिन्न रेल स्टेशन है वहां पर किसी विशेष चीज की एक शॉप लगाई जाएगी, जो किन की होगी? दिव्यांगजनों की होगी। और वहां पर क्या मिलेगा? कोई एक विशेष प्रोडक्ट मिलेगा जो बाकी उस क्षेत्र में कहीं नहीं उपलब्ध हो। इस प्रकार इस योजना के द्वारा ये जो दिव्यांगजन है उनकी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कहां पर लगाई जाएगी शॉप? ये जो अपने रेलवे स्टेशन है वहां पर लगाई जाएगी। लेकिन ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल लागू कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत क्या होता है? इस पहल के अंतर्गत अधिक भीड़ भाड़ वाले जो चुनिंदा रेलवे स्टेशन है वहां पर विशेष खुदरा दुकानें स्थापित की गई है, जहां कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा सके। जहां पर जो दिव्यांगजन कारीगर है उनके द्वारा बनाई गई चीजों का प्रदर्शन करो और बाद में उनकी बिक्री की जा सके। OSOP कारीगरों को अधिक पहचान और बेहतर बिक्री के अवसर प्रदान कर उनकी बाजार पहुंच बढ़ाने में सहायक बन रहा है, साथ ही उन्हें स्थायी आजीविका का साधन भी उपलब्ध करवा रहा है। तो जो मतलब दिव्यांगजन होते हैं वो सीधे किसी प्रकार का कोई धंधा करके रुपए नहीं कमा सकते। तो जो लघु एवं उद्यम मंत्रालय है उनके द्वारा रेलवे स्टेशन पर उनके लिए विशेष दुकानें स्थापित करवा रहा है, जिसके तहत वो अपने कमाई कर सके, अपने पेट का पालन कर सके, पोषण कर सके। क्योंकि वह कहने गया जितना दुख है वो सारा इस पेट का है, पापी पेट है। जितने भी कर्म करवाता है, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, व्यक्ति अपने आप नहीं करता। ये जो पेट है कहते हैं पापी पेट, ये पापी पेट सारे कर्म करवाता है। हाल ही में अगला 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वीं, याद रखना कौन सी? 114वीं अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहां पर आयोजित हुई? अगर प्रश्न पूछ 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ?
तो इसका जो आयोजन हुआ वो अपने हुआ जिनेवा में। कहां हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। प्रश्न ये है कि इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? यहां पर भारत से कौन गया था? तो यहां से भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व सुश्री शोभा करंदलाजे ने किया था। सुश्री शोभा करंदलाजे। भारतीय नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? सुश्री शोभा करंदलाजे के द्वारा किया गया। अगर प्रश्न पूछे कि 114वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जिनेवा में किया गया। प्रश्न इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कितने नंबर का था? 110 नंबर, 114 नंबर, तो 114 नंबर का अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन था। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के राज्य मंत्री थी अपने सुश्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। कितना लंबा मंत्रालय है, वहां से शुरू होता है। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अश्विनी वैष्णव ने 20 किलोवाट का एक आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है? आकाशवाणी शब्द अपने से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि अपनी जो क्लासेज है उसका नाम है शब्दवाणी। अपनी क्लास का नाम है शब्दवाणी क्लासेज। और अपना परम सौभाग्य कि अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आकाशवाणी के बारे में। शब्दवाणी क्लासेज पर पढ़ा जा रहा है आकाशवाणी के बारे में। तो अश्विनी वैष्णव ने 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहां पर किया है? सांबर जयपुर में, लालसोट दौसा में, रामगढ़ जैसलमेर में या बालोतरा में? तो मैं आपको बता दूं कि जो रामगढ़ जैसलमेर है वहां पर हाल ही में अश्विनी वैष्णव द्वारा 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया, रामगढ़ जैसलमेर में। यहां पर देखो, केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, रामगढ़ जैसलमेर में। अब इस ट्रांसमीटर से क्या है? तो इस नए ट्रांसमीटर के जुड़ने से राजस्थान में अब एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। कितनी हो गई? राजस्थान में वर्तमान में कितने एफएम ट्रांसमीटर है? तो 39 है। अब इससे क्या होगा? इस ट्रांसमीटर से सीमावर्ती क्षेत्रों में 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो कवरेज सुनिश्चित करेगा, जो जैसलमेर जिले के लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा और लोगों को विभिन्न प्रकार के सूचनात्मक, शैक्षिक और मनोरंजक कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करेगा। आज के जमाने के जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर ने आकाशवाणी का नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि आकाशवाणी आज से लगभग मैं कहूं तो 20-25 साल पहले बहुत प्रसिद्ध चैनल था, जिसके माध्यम से हमेशा विभिन्न प्रकार की न्यूज़ों का, गानों का, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का प्रसारण किया जाता था और लोगों तक जानकारी पहुंचने का ये एकमात्र स्रोत था। लोग वो रेडियो लेके उसके पास में कान ऐसे टच करके बैठे हुए रहते थे। सॉरी। तो ये था आकाशवाणी। आकाशवाणी का रामगढ़ ट्रांसमीटर का हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा उद्घाटन, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। आकाशवाणी के बारे में थोड़ा सा देखें तो देखिए, ये है आकाशवाणी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी।
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित तो सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। अगर देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो सर्वप्रथम मुंबई और कोलकाता, उस समय के भारत के दो महानगर थे मुंबई और कोलकाता, वहां पर 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई थी आकाशवाणी की। लेकिन फिर धीरे धीरे 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। स्थापना कब हुई, 1927 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1930 में। स्थापना 1927 में, 3 वर्ष बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और इसका नाम रखा गया भारतीय प्रसारण सेवा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। इसका नाम आकाशवाणी कब किया गया, 1957 में। याद रखना, 1927 में स्थापना, 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला, हाल ही में आयोजित, अपना नम्मा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। हाल ही में जो 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन सभी देशों का यह समूह है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके तहत ये 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो इसकी जो अध्यक्षता की गई वो अपने देश भारत के द्वारा की गई। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। देखो कि भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। अगर प्रश्न पूछे कि 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की शुरुआत कहां से की गई, तो नई दिल्ली से की गई। 2 दिवसीय इस फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान तथा संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इससे पहले भारत में कब कब ब्रिक्स का जो शहरी फोरम है उसकी शुभारंभ हुआ या उसका नेतृत्व भारत ने किया, तो इससे पहले वर्ष 2013 में नई दिल्ली में हुई। उसके बाद में वर्ष 2016 में विशाखापत्तनम तथा वर्ष 2021 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित संस्करणों सहित चौथी बार ब्रिक्स शहरी फोरम का भारत मेजबानी कर रहा है। कितनी बार? चौथी बार। एक बार नई दिल्ली में, फिर एक बार विशाखापत्तनम में, फिर 2021 में क्या था, कोरोना था, उसमें वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष जो फोरम है उसका विषय क्या है, तो 2026 की जो शहरीकरण फोरम है 13वां, उसका विषय है जन केंद्रित शहर। जन केंद्रित शहर, समावेशी एवं लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग है। इसकी थीम है, विषय है 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का जन केंद्रित शहर। शहर होना चाहिए वो जन के केंद्रित होना चाहिए, लोगों के केंद्र के रूप में। समावेशी एवं लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग है। अगर देखें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है और आर्थिक समूह है जिसमें 11 उभरते बाजार, पहले तो शुरुआत में कम ही देश थे, धीरे धीरे और देश जुड़ गए, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात है। ब्राजील 1, चीन 2, मिस्र 3, इथियोपिया 4, भारत 5, इंडोनेशिया 6, ईरान 7, रूस 8, सऊदी अरब 9, दक्षिण अफ्रीका 10 और संयुक्त अरब अमीरात 11। तो कुल कितने देश है? 11 उभरते देश है। और कहते हैं कि यह विश्व की 40% से अधिक आबादी, इन 11 देशों में विश्व की 40% से अभी अधिक आबादी है और यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना
या इसकी नींव 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा की गई, मतलब साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ रखी गई। इसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसका नाम ब्रिक्स कब पड़ा? 2010 में पड़ा। इसकी नींव कब रखी गई? 2006 में रखी गई। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? 2009 में रूस में हुआ। अगला क्वेश्चन, ऑयल सीड्स किसान मित्र किस फसल के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है? ऑयल सीड्स किसान मित्र किस फसल के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा है? मतलब ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसके लिए एक व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, ऑयल सीड्स किसान मित्र, जिसमें आप अपनी इनमें से कौन सी फसल के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं? कपास के लिए, मोटा अनाज के लिए, धान के लिए या तिलहन के लिए? याद रखना, ऑयल सीड्स, ऑयल मतलब तेल, तेल कहां से निकलता है? तिलहन से। तो जो ऑयल सीड्स किसान मित्र सेवा है वो तिलहन की जो फसलें हैं उनके लिए शुरू किया गया एक व्हाट्सएप आधारित ऑनलाइन सेवा है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हैव क्वेश्चन अबाउट ऑयल सीड्स क्रॉप्स, जस्ट आस्क ऑन व्हाट्सएप किसान मित्रा। तो ये अपने आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपने क्लास को एकदम गौर तरीके से देखा होगा और आपको क्लास पसंद भी आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपनी क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।